हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड एसआई हो या उत्तराखंड पुलिस हो या फॉरेस्ट गार्ड बोलूँ या मैं पटवारी बोलूँ या मैं बोल दूँ उत्तराखंड के जो समस्त एग्ज़ाम हैं यूके ट्रिपल एससी, या मैं आपसे बोल दूँ हमारे यूके पीसीएस के, तो सभी के लिए दोस्तों यह सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो भी आज पहली बार है दोस्तों, वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो चलो चलते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज पर, क्योंकि यहाँ पर आपको 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं और आपका जो गुड स्कोर दोस्तों रहता है वो 16 नंबर रहता है। पहला हमारा प्रश्न होता दोस्तों कि कांडा, दुगनागुरी और काफलीगैर तहसीलें किस ज़िले में स्थित हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ आपको 3 तहसीलें यहाँ पर दी गई हैं, कांडा, दुगनाकुरी, काफलीगैर। तो ये जो तहसीलें दोस्तों हमारी मौजूद हैं यह हमारी हैं डी बागेश्वर में। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही होता है। दूसरा हमारा प्रश्न दोस्तों कि पिथौरागढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वह रहेगा हमारा सी 7090, या मैं बोल दूँ 7090 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा हमारा ज़िला कौन सा है, आप लोग वाकिफ़ हैं चमोली से 8030 वर्ग किलोमीटर, और उत्तरकाशी का दोस्तों हमारा है 8016 वर्ग किलोमीटर। और मैं बात करता हूँ पौड़ी गढ़वाल की तो 5329 वर्ग किलोमीटर। यही दोस्तों हमारा क्रम भी है। अगर क्रम की बात करो, सबसे बड़ा चमोली, दूसरा उत्तरकाशी, तीसरा पिथौरागढ़, चौथा हमारा पौड़ी गढ़वाल। तीसरा हमारा प्रश्न दोस्तों कि विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद अल्मोड़ा की कौन सी विधानसभा सीट समाप्त हुई थी। तो देखिए दोस्तों, मैं क्षेत्र परिसीमन की बात कर रहा हूँ। हालांकि विधान सभा की जो सीट हैं इनको 2026 तक हम इतना कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्र परिसीमन हो सकता है। अब मैं जब क्षेत्र परिसीमन की बात कर रहा हूँ तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आपको जो उत्तराखंड की परीक्षा वाली जो बुक है उसमें तो आपको 2008 मिलेगा परिसीमन, लेकिन आपको जो ईयर वाइज बुक है हमारी उत्तराखंड बिनसर, वहाँ पर आपको 2006 इसका मिलता है आंसर ना। तो देखिए, चाहे 2006 हो या 2008 हो, हमारे कुल 6 विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ था। आपको इतना जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं डेट की बात करूँ तो 26 दिसंबर 2006, तो कहीं ना कहीं 2006 हमारा सही आंसर होता है कि परिसीमन कब हुआ था, क्षेत्र परिसीमन। तो 26 दिसंबर 2006 में हुआ था, जिसमें हमारे अल्मोड़ा की भिकियासैंण सीट को समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करूँ तो पौड़ी की 2 सीटें यहाँ पर समाप्त हुई थी, धूमाकोट और थलीसैंण। और चमोली की दोस्तों हमारी नंदप्रयाग समाप्त हुई थी। अल्मोड़ा की आपको बता दिया भिकियासैंण हुई थी। और पिथौरागढ़ की कनाली छीना समाप्त हुई थी। और बागेश्वर की हमारी कांडा विधानसभा सीट समाप्त हुई थी। लेकिन दोस्तों जब 6 सीटें समाप्त हुई थी तो 6 सीटें हमारी बनी भी थी, क्योंकि हम कहते रहे ना विधानसभा सीटों को कम ना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ये परिसीमन में 6 सीटें समाप्त हुई तो यहाँ 6 सीटें हमारी बढ़ाई गई थी। कहाँ कहाँ बढ़ाई गई, ध्यान से आप लोग ध्यान देना। एक तो देहरादून की रायपुर सीट हमारी बढ़ाई गई थी, राजपुर या रायपुर। नैनीताल की लालकुआं सीट, ध्यान दें नैनीताल की लालकुआं। यूएस नगर की हमारी किच्छा। और किच्छा के साथ साथ यूएस नगर में हमें नानामत्ता भी। और हरिद्वार की BHEL भील। और कौन सा हमारा हरिद्वार ग्रामीण। ये 6 सीटें हमारे को 6 सीटें बढ़ाई गई थी और 6 सीटें उधर हमारी समाप्त की गई थी, जिसमें अल्मोड़ा की हमारी कौन थी, भिकियासैंण, जो मैंने आपसे पूछा है। और चौथा हमारा प्रश्न है कि सर्वाधिक नगर वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक नगरों की अगर मैं बात करूँ तो सर्वाधिक नगर वाला जो जिला दोस्तों वो हमारा है हरिद्वार। कुल 24 यहाँ पर नगर हैं। और यहीं पे बात मैं करूँ कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ रहती है, तब इसका हमारा सटीक आंसर होता है हमारा कौन सा, देहरादून। पांचवा प्रश्न है कि कौन सी विधानसभा में सर्वाधिक मतदान हुआ था। जो हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे मैं उनकी तो बात दोस्तों यहाँ पर कर रहा हूँ। तो कौन सी विधानसभा में हमारे सर्वाधिक मतदान हुए थे, तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर रहता दोस्तों वो था हमारा तीसरी विधानसभा। 2002 में पहली विधानसभा, 2007 में दूसरी, 2012 में तीसरी। तो इसी 2012 वाली तीसरी में 67.70% हमारा लगभग मतदान हुआ था, जो आज तक चारों विधानसभाओं में क्या था, सर्वाधिक मतदान है। और छठा हमारा प्रश्न दोस्तों कि नारायण दत्त तिवारी किस राज्य के राज्यपाल रहे थे। देखिए दोस्तों, आप लोग वाकिफ हैं कि उत्तराखंड के प्रथम जो है निर्वाचित हमारे मुख्यमंत्री वो ND तिवारी जी थे, जिनको उत्तराखंड का हम बोलते हैं विकास पुरुष। तो मैं बात कर रहा हूँ, देखो ND तिवारी हमारे रहते दोस्तों आंध्र प्रदेश के
राज्यपाल। और एन डी तिवारी हमारे राज्य से किसी अन्य राज्य के राज्यपाल बनने वाले हमारे दूसरे व्यक्ति भी थे। अब पहले व्यक्ति कौन थे, तो बी डी पांडे हमारे अल्मोड़ा से थे, जो कि हमारे पश्चिम बंगाल के हमारे राज्यपाल रह चुके थे। दूसरे हमारे एन डी तिवारी हैं, और तीसरे जो हमारे व्यक्ति हैं दोस्तों वर्तमान में भी हमारे हैं भगत सिंह कोश्यारी। आपको पता है कि महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में के हमारे राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। सातवां प्रश्न है कि नागदेव ताल कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, नागदेव ताल जो मौजूद है हमारा, वो तो दोस्तों हमारा है रानीखेत में। इसका डी इसका आंसर सही होता है। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलता कि नाग ताल हमारा कहाँ है, तो दोस्तों वो यह इसका हमारा आंसर होता चंपावत। और नागदेव ताल हमारा कहाँ है, तो ये हमारा है रानीखेत में। और आठवां हमारा प्रश्न है कि कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमी और धर्मनिष्ठा का प्रतीक किस स्थान को माना जाता है। तो दोस्तों जो इसका सही हमारा आंसर रहेगा, कत्यूरी राजाओं के कला प्रेमियों धर्म निष्ठा का प्रतीक किस स्थान को बोलते हैं। तो इसका सटीक जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, वो है हमारा द्वाराहाट मंदिर समूह को, या द्वाराहाट स्थान, द्वाराहाट क्षेत्र को, और जिसको हम बोलते हैं मंदिरों की द्वारिका। अगला हमारा प्रश्न है कि नवा कि रामनगर से हरिद्वार के मध्य रेल सेवा कब प्रारंभ हुई। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, वह रहेगा हमारा 2012। अगर हमें क्वेश्चन करता है कि मुरादाबाद से काशीपुर होते हुए रामनगर रेल सर्वप्रथम कब पहुंची थी, तो इसका सही हमारा आंसर होता है 1907। और दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वह हमारा होता है दोस्तों रामनगर। और रामनगर दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल दोनों का हमारा प्रवेश द्वार है संयुक्त रूप से। और जब मैं बात कर रहा था, देखिए हमारी उत्तराखंड में सबसे पहले रेल कब आती है, तो दोस्तों है 1884 हमारे काठगोदाम में एक रेल चलती है त्रिहुत रेल, जो कि लाल कुआं से हमारे काठगोदाम चलती है। लेकिन अगर पूरी रेल की मैं बात करूँगा तो गुवाहाटी से लेकर हमारी थी काठगोदाम तक। और 10वां हमारा प्रश्न है कि रानीखेत में स्थित झूला देवी मंदिर किसे समर्पित है। तो इसका सही जो हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, वह रहेगा हमारे भगवान श्री राम जी को। तो हमारा जो रानीखेत में झूला देवी मंदिर है वह हमारे श्री राम को समर्पित है। 11वां हमारा प्रश्न है कि रामचरितमानस किस भाषा में है। तो उसका सही हमारा आंसर है दोस्तों, वह हमारा सी अवधी भाषा। देखिए रामचरितमानस के अलावा हमारे कौन सी हनुमान चालीसा भी हमारे अवधी भाषा में है। बाकी जितनी भी हमारे तुलसीदास की रचनाएं हैं दोस्तों, रामचरितमानस तुलसीदास की हैं, सभी लोग वाकिफ हैं। तो रामचरितमानस हनुमान चालीसा के अलावा जितनी भी हमारी रचनाएं हैं तुलसीदास की, वो सभी हमारी ब्रज भाषा में हैं। बल्कि एक क्वेश्चन वीडियो में पूछा भी गया था जिसका आंसर आयोग ने गलत दिया था। और 12वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों है बी 21 फरवरी को। अब दोस्तों जब बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण दिवस, तो आपको 28 फरवरी आपको याद होना चाहिए राष्ट्रीय विश्व विज्ञान दिवस हमारा 28 फरवरी। 13 फरवरी को हमारा दोस्तों मनाया जाता है रेडियो दिवस। और 2 फरवरी को दोस्तों हम मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस। 13वां हमारा प्रश्न दोस्तों कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है वो किस स्तंभ लेख से हमें प्राप्त होता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, वो है हमारा गरुण स्तंभ लेख। ध्यान से पढ़ना कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण हमें मिलता है दोस्तों, वह हमें मिलता है गरुण स्तंभ लेख से। और जो यह हमारा गरुण स्तंभ लेख है दोस्तों, यह हमारे है यवन शासक या यवन राजदूत होलियोडोरस का, जिसको हम बोलते हैं वेशनगर या विदिशा का स्तंभ लेख या गरुण स्तंभ लेख। और जब बात करते हैं दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख की, तो हाथी गुफा अभिलेख दोस्तों हमारा इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हाथी गुफा जो हमारा अभिलेख होता है दोस्तों ये कलिंग राजा खारवेल का हमारा अभिलेख होता है। ये इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहीं से हमें सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र भी हमें प्राप्त होता है। और जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों हमारा यह रुद्रदामन का हमारा अभिलेख था, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। और एरण अभिलेख दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा एरण अभिलेख, क्योंकि सबसे पहले सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो इसी एरण अभिलेख से मिलता है। और यह एरण अभिलेख किसका अभिलेख था, तो दोस्तों यह था हमारा भानु
गुप्त का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते हुए चलना। और 14वां हमारा प्रश्न है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा है डी, तांबा। 15वां प्रश्न है कि वह पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज 1863 में की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज 1863 में की थी वह कौन थे। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वह हमारा है डी, रॉबर्ट ब्रूस फुट। और दोस्तों जब बात करता हूँ कि रिजले कौन थे, तो रिजले दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण हमारे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था। समझ रहे हैं आप लोग कि ये रिजले वह व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था। ये थे कौन हमारे रिजले। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे दोस्तों। भारत में पुरातत्व शास्त्र का पितामह, भारत में पुरातत्व के पितामह कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। और क्रिस्टोफर सेलियस दोस्तों में वो थे जिन्होंने हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में सबसे पहले बांटा था। तो ध्यान देना ये 4 के 4 दोस्तों महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, नोट करते हुए चला आप लोग। और 16वां हमारा प्रश्न है कि हमारे भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी से मिलता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वह हमारा है नर्मदा नदी घाटी। तो नर्मदा जो हमारी नदी घाटी दोस्तों वहाँ से हमें क्या मिलता है, भारत में सबसे पहले मनुष्य से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन करता विश्व में सबसे पहले मनुष्य से संबंधित जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती, तो वो है दोस्तों हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ध्यान देना, अफ्रीका महाद्वीप। और दामोदर नदी घाटी को दोस्तों हम जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। और 17वां हमारा प्रश्न दोस्तों कि सबसे बड़ा आग्नेय पिंड कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो हमारा आग्नेय पिंड है दोस्तों वह तो हमारा है बैथोलिथ। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही होगा। ध्यान देना दोस्तों, मैं बैथोलिथ आपको दिख रहा है मैं देख लेता हूँ। बैथोलिथ ये हमारा क्या था, सबसे बड़ा हमारा आग्नेय पिंड था। और दोस्तों एक एग्जाम पूछेंगे कि लेपोलिथ किसे कहते हैं, हमारा कौन सा लेपोलिथ, हाँ लेपोलिथ किसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब होता है कि जब मैग्मा जमकर हमें तस्वीरनुमा आकार ग्रहण कर लेता दोस्तों उसको हम बोलते हैं लेपोलिथ। ध्यान देना यहाँ पर बी ऑप्शन था, लेपोलिथ कहीं पूछता ना तो किसे बोलते हैं, तो ध्यान देना कि जब हमारा क्या होता है जब मैग्मा जमकर हमें तस्वीरनुमा आकार ग्रहण कर लेता है उसे बोलते हैं लेपोलिथ। और आज का हमारा 18वां प्रश्न है कि इस्तांबुली ज्वालामुखी किस द्वीप में मौजूद है। इस्तांबुली ज्वालामुखी किस द्वीप में मौजूद है। तो इसका सही हमारा आंसर रहता है दोस्तों वो है ए, लिपारी द्वीप। लिपारी द्वीप दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि भूमध्य सागर में मौजूद है हमारा कौन सा, लिपारी द्वीप। और जब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि लिपारी द्वीप या इस्तांबुली की, तो इस्तांबुली दोस्तों हमारे इटली में है, यहाँ पर तो इटली में है। और क्योंकि इटली के एटना और जो इस्तांबुली 2 हमारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं इसलिए महत्वपूर्ण हमारे बनते हैं। और इसी इस्तांबुली को दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसी इस्तांबुली को दोस्तों हमारे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ध्यान देना, इस्तांबुली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट। अब दोस्तों गुआम द्वीप क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको दोस्तों शायद मालूम होगा हमारे जो सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। यह मेरियाना गर्त दोस्तों इसी गुआम द्वीप के पास मौजूद है जिसकी हमारी गहराई लगभग 11,022 मीटर या मैं बोलूँ 11 किलोमीटर हमारे क्या है गहरा है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कियालू हवाई द्वीप क्या है। तो दोस्तों कियालू हवाई द्वीप विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला स्थान है, कियालू हवाई द्वीप। अब दोस्तों आपको एक लिखा था सॉलसेट द्वीप क्या है दोस्तों। तो सॉलसेट द्वीप दोस्तों हमारा मुंबई शहर बसा हुआ है। 19वां हमारा प्रश्न है कि तीसरी अनुसूची, देखिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। देखिए पहली बात आपको यहीं पर मिला कि तीसरी अनुसूची में हमारा क्या है शपथ ग्रहण है।
और शपथ ग्रहण में दोस्तों पहली बार कुछ संशोधन हुआ कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा शब्द यह कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, हमारा हुआ था दोस्तों 16वां संविधान संशोधन 1963। इम्पोर्टेंट दोस्तों, इम्पोर्टेंट 16वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा हमारे संविधान संशोधन को इसमें मतलब इन शब्दों को जोड़ा गया था कि शपथ ग्रहण में ना। और दोस्तों 7वां संविधान संशोधन क्या है, आपको ये भी याद होनी चाहिए। तो 7वां संविधान संशोधन दोस्तों पहली बार दोस्तों ये कहता है कि इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और दूसरी बात दोस्तों इसी 7वां संविधान संशोधन में कि ये कहा गया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय हो सकता है। और दोस्तों इसी 7वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 को समाप्त किया गया था। और नवा संविधान संशोधन 1960 दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हमारे क्या होता है 1958 में एक अधिनियम आता है, प्रावधान आया था कि हमारे 2 स्थान थे। एक था दोस्तों बेरूबारी, आप लोग नोट कर सकते हैं जिसको याद नहीं है। एक था दोस्तों बेरूबारी और एक था दोस्तों हमारा कौन सा, खुलना। ये 2 स्थान दोस्तों हमारे पाकिस्तान को दे दिए गए थे 1960 में। ध्यान देना 58 का प्रावधान था, 58 का हमारा एक संधि हुई थी, 58 में संधि मान लेंगे, प्रावधान की संधि हुई थी जिसके अनुसार 1960 में हमारा देश में नवा संविधान संशोधन हुआ 1960 में, जिसके द्वारा पाकिस्तान को 2 स्थान दे दिए गए थे, एक बेरूबारी, दूसरा कौन सा हमारा खुलना। और 21वां संविधान संशोधन 1967 दोस्तों क्या आपको पता होना चाहिए, हमारे संविधान में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, तो पहली बार हमारी 15वीं भाषा सिंधी को दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा ऐड किया गया था। और 20वां आज का अंतिम प्रश्न है कि पवार वंश का प्रथम शासक जिसने ताम्र मुद्रा जारी की थी। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों, और वह तो दोस्तों हमारा होता है लखन देव, या इसको बोलते हैं दोस्तों हम लक्षण देव। तो 2 के 2 हमारे महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों आपको पता है कि बाकी मैं बात करूं कि अगर कभी एग्जाम में आ गया ना कि हमारा यह किस लिपि में था, तो देवनागरी लिपि में था, थोड़ा आप लोग ध्यान दे देना। और बाकी उसके बाद हमारा देखिए एक होता है हमारा आनंद पाल द्वितीय। तो आनंद पाल द्वितीय का दोस्तों हमारे सबसे पहले एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसे हम बोलते हैं धारशील का अभिलेख, जो कि दोस्तों हमारा मिला था 1335 में। कहाँ से मिला था, तो ऊखीमठ या मंदाकिनी घाटी से मिला था। और दोस्तों कनकपाल, आपको पता है कि पवार वंश के संस्थापक हमारे होते हैं कौन, कनकपाल। और दोस्तों एक होता है हमारे कौन सा, जगतपाल। यहाँ पर ऑप्शन देखा जगतपाल, तो जगतपाल दोस्तों वो व्यक्ति थे जिनका रघुनाथ मंदिर से हमारा ताम्रपत्र मिलता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। तो दोस्तों कैसे लगे 20 प्रश्न, आप लोग दोस्तों सपोर्ट उतना कर नहीं रहे हैं जितना मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए था। कम से कम जितने लोग दोस्तों देख रहे हैं, कम से कम उतना लोग तो एक बार ज़रूर सपोर्ट करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो तभी तो दोस्तों थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर आते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।